हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकेश सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग प्रकाश में परावर्तन की घटना को समझेंगे। वैसे ये प्रकृति बहुत सुंदर है। नदियों का बहना, फूलों का खिलना, ये आकाश, सब कुछ। नो डाउट इस खूबसूरती को देखने के लिए हमें आंखें तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लाइट यानी प्रकाश की। जब हम लोग अंधेरे में होते हैं तो आंखों के बावजूद भी किसी चीज को नहीं देख पाते, लेकिन प्रकाश हो तो देख सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आंखें और प्रकाश दोनों ही जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि प्रकाश है क्या? तो प्रकाश है ऊर्जा का एक रूप, जिसकी मदद से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। एक बात यहां क्लियरली समझ लीजिए कि हम लोग प्रकाश को नहीं देखते, बल्कि प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो और बन रहा है यहां पर कि जब हम लोग प्रकाश को नहीं देखते तो फिर प्रकाश है कैसा? इसकी प्रकृति के बारे में ज्यादा कुछ हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग सीनियर क्लासेज में पढ़ेंगे। केवल जानकारी के लिए इतना जान लीजिए कि प्रकाश को पहले छोटे छोटे कणों का समूह माना गया। यदि इसे कणों का समूह मानते हैं तो इसकी गति इस प्रकार होगी जैसा कि आप देख रहे हैं कैनवस पर। प्रकाश के इस नेचर को कणिका स्वभाव कहते हैं। बाद में इसे तरंग भी माना गया। यदि इसे हम लोग तरंग माने तो इसकी गति इस तरह होनी चाहिए। इस नेचर को तरंग स्वभाव कहते हैं। आधुनिक समय में हम लोग मानते हैं कि प्रकाश कणिका स्वभाव और तरंग स्वभाव दोनों रखता है। अब ऐसा कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन यहां पर कुछ गुणों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि यह ऊर्जा का एक रूप है। इसमें दोनों स्वभाव होते हैं, कणिका स्वभाव और तरंग स्वभाव। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल भी अलग अलग होती है और यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि पॉइंट ए पर एक चींटी है और पॉइंट बी पर चीनी के कुछ दाने हैं। चींटी उन दानों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती है, तो इसके कुछ रास्तों पर हम लोग विचार करते हैं। एक रास्ता है एक्स और दूसरा है वाई। एक्स यहां सीधे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, जबकि रास्ता वाई थोड़ा जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा है। अब यदि इन दोनों रास्तों पर चींटी की चाल सेम ही रहे तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि रास्ता एक्स से चींटी चीनी के दानों तक जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि रास्ता वाई में दूरी बढ़ जाती है, जिससे टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी चींटी के लिए सबसे कम समय वाला रास्ता सीधा रास्ता है। इसी तरह हम लोग प्रकाश को भी समझ सकते हैं। यह भी हमेशा कम समय वाले रास्ते को चुनता है। मान लीजिए कि प्रकाश को पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाना हो, तो यह हमेशा कम समय वाले रास्ते यानी कि सीधे रास्ते को चुनेगा। यह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं चुनेगा, क्योंकि उसमें इसे समय ज्यादा लगेगा। इसके रास्ते को ही, इसके पथ को ही किरण कहा जाता है। एक साथ कई किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। यह 3 तरह का होता है: समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर किरणपुंज में किरणों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। हालांकि इस तरह का किरणपुंज होता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन अनंत से आने वाले किरणपुंज को हम लोग समांतर ही मानते हैं। अभिसारी में किरणपुंज एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, यानी इनमें इनके बीच की दूरी
कम होती जाती है, जबकि अपसारी में किरणपुंज एक बिंदु से निकलकर फैलती है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। प्रकाशिक घटनाओं को समझने से पहले हमें कुछ और बातों को जान लेना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें अपना लाइट होता है और इस कारण हम लोग उन्हें देख पाते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब दीप्त वस्तुएं कहलाती है। हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनमें अपना लाइट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमें दीप्त वस्तुओं के प्रकाश में दिखलाई पड़ती हैं, जैसे कि घर, पेड़ पौधे, पत्थर, ये सभी वस्तुएं कहलाती हैं अदीप्त। वैसे चंद्रमा भी अदीप्त है। सूर्य दीप्त है लेकिन चंद्रमा अदीप्त है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश में हमें दिखाई पड़ता है। वैसे सभी दीप्त वस्तुओं का आकार सेम नहीं होता, जैसे कि सूर्य भी दीप्त है और जलती हुई मोमबत्ती भी, लेकिन सूर्य मोमबत्ती की तुलना में बहुत बड़ा है। वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है और जलती हुई मोमबत्ती भी। हालांकि फिजिक्स में स्टडी की सुविधा के लिए हम लोग प्रकाश स्रोत के साइज को एम्फेसाइज नहीं करते, यानी कि हम लोगों को इस बात से मतलब नहीं रहता है कि प्रकाश स्रोत कितना बड़ा है। अभी अभी हमने बात की कि सूर्य बहुत बड़ा है, जबकि जलती हुई मोमबत्ती इसकी तुलना में बहुत छोटा। लेकिन हम लोग स्टडी की सुविधा के लिए इन दोनों को ही एक पॉइंट मानते हैं। तो फिजिक्स में आगे हम लोग जहां भी बात करेंगे वहां प्रकाश स्रोत को एक बिंदु स्रोत के रूप में ही मानेंगे, एक पॉइंट वाले सोर्स के रूप में ही मानेंगे। प्रकाश हर माध्यम में चल नहीं सकता। वैसे ये जिस माध्यम में चल सकता है, जिस वस्तु के आर पार हो सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि कांच, पानी। लेकिन जिसके आर पार नहीं हो सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबड़। हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में ही पार हो सकता है, जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। तो इन सबको पारभासी कहते हैं। वैसे प्रकाश से संबंधित कई आश्चर्यजनक परिघटनाएं हैं, जैसे कि विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। इनमें से कुछ परिघटनाओं को हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, बाकी को सीनियर क्लासेज में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी परिघटना पूरी तरह अकेली नहीं होती। एक साथ कई परिघटनाएं होती रहती हैं, लेकिन स्टडी की सुविधा के लिए हम लोग इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। यहां हम लोग प्रकाश के परावर्तन की परिघटना को समझेंगे। आपने कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को टकराकर लौटते हुए देखा होगा, या फिर गेंद को किसी सतह से टकरा करके बाउंस होते हुए देखा ही होगा। ठीक इसी तरह लाइट को भी समझ सकते हैं। लाइट भी जब एक माध्यम में चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल तक पहुंचता है तो टकराकर वापस लौटता है। इसी घटना को कहते हैं परावर्तन। जैसे कि प्रकाश का किसी कांच की सतह से टकराकर लौटना परावर्तन है। लेकिन एक बात यहां आपको ध्यान में रखनी है कि परावर्तन की घटना में केवल प्रकाश परावर्तित होकर लौटता ही नहीं है, बल्कि इसका कुछ अंश अवशोषित भी हो जाता है और कुछ अंश दूसरे माध्यम में हो सकता है कि प्रवेश भी कर जाए। जैसे कि यहां कांच में कुछ अंश प्रवेश भी किया होगा प्रकाश का, और कुछ अंश अवशोषित हुआ होगा कांच के द्वारा, और कुछ अंश परावर्तित हुआ है। अभी अभी हमने चर्चा भी की थी कि कोई भी प्रकाशिक घटना पूरी तरह अकेली नहीं होती, उसके साथ साथ कई परिघटनाएं होती रहती है। तो यहां भी यह बात ध्यान में आपको रखनी है। भले स्टडी की सुविधा के लिए हम लोग इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं,
लेकिन एक ही घटना होती है एक बार में, ऐसा नहीं है। अब यहां पर प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस लौट रहा है, इस तल को कहते हैं आपतन तल। आपतन तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन तल के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और फिर परावर्तित होकर जाती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यदि आपतन तल के इस बिंदु पर एक लंब डालें तो यहां पर दो कोण बनते हैं। पहला बनता है लंब और आपतित किरण के बीच, इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। इसी तरह लंब और परावर्तित किरण के बीच दूसरा कोण बनता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब चूंकि विज्ञान की परिघटनाओं में कुछ नियम हुआ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन के भी कुछ नियम होंगे। एग्जैक्टली इसके भी दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई हमेशा आर के बराबर होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम से एक और बात स्पष्ट होती है कि यदि तल के लंबवत कोई किरण आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह लंबवत ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण यहां पर हो जाता है 0। आपतित किरण और लंब के बीच का जो कोण है यहां, वह है 0। और हम लोग परावर्तन के नियम से जान चुके हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होना चाहिए। तो 0 का कोण बनाते हुए यदि कोई किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के समय भी वह 0 का ही कोण बनाएगी, यानी यह लंबवत ही वापस जाएगी। एक्चुअली परावर्तन की घटना किसी जादू से कम नहीं है। जब हम लोग किसी मिरर के सामने होते हैं तो हमें हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है। ऐसा कैसे होता है या फिर ये मिरर क्या है, इसे हम लोग समझेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, जिसका QR कोड सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी में दिया हुआ है। तब तक आप क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी में दिए हुए हैं। थैंक यू।